बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 9 हमने कल स्टार्ट किया था, बिल्कुल छोटी छोटी बेसिक बातें अभी की थी हमने। आगे बढ़ते हैं। हमारा ये टॉपिक है जी, एक तकरीबन आधे सफ़े का या शायद उससे भी कम का है, सिर्फ ये 2 छोटे पैरे ही हैं तकरीबन, बाकी तो डायग्राम है। लेकिन ये टॉपिक कोई मेरा ख्याल है कि शायद जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कोई 2 दफ़ा बोर्ड के पेपरों में बतौर लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ चुका हुआ है, यही वाला टॉपिक। तो शुरू करते हैं जी। हाइजेंस प्रिंसिपल, ये वही हाइजेंस साहब है कल वाले लेक्चर में जिनका हमने नाम लिया था, वो जिन्होंने आइडिया पेश किया था कि जी लाइट चलती है तो वेव बना के चलती है। हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस साहब का दिया गया उसूल किस बारे में है, ये हमें देता क्या है। पहले तो ये बॉक्स में ये लिखा है, इसका इंट्रोडक्शन समझिए, और फिर हाइजेंस प्रिंसिपल है क्या, वो किन 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। जब कहा जाए व्हाट इज़ हाइजीन प्रिंसिपल तो कहेंगे इट कंसिस्ट ऑफ दीज 2 स्टेप्स, इज कंसिस्ट ऑफ दीज 2 स्टेप्स। तो कहेंगे जी ये स्टेप नंबर 1 और ये स्टेप नंबर 2, ये है हाइजीन प्रिंसिपल की समझिए स्टेटमेंट। लेकिन ये है किस बारे में, इसका इंट्रोडक्शन वो ये लिखा है किस बारे में है हाइजीन प्रिंसिपल। बच्चों कल के लेक्चर में आप ये बातें सीख चुके हैं, अगर नहीं लिया तो प्लीज़ पहले वो दोबारा से देख, या अच्छी तरह याद नहीं है या लेक्चर लिया नहीं तो वो दोबारा से देख लीजिए। अच्छा, तो उसमें हमने ये बातें कर ली हुई हैं कि वेव फ्रंट ही हैं जो आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं, एक वेव फ्रंट फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, तो इस तरह से वेव आगे आगे प्रोपोगेट होती है। अब एक वेव फ्रंट यहाँ पहले कहीं था और कुछ देर बाद अगला फिर उससे आगे जनरेट हुआ, फिर उससे आगे, तो इस तरह वेव फ्रंट के तौर पर वेव चलती जाती है। ये बातें पिछले लेक्चर में हो चुकी हैं। अगर बच्चों हमें हाइजेंस के प्रिंसिपल से हमने बात जो करनी है, अगर हमें हाइजेंस साहब ने बताया कि कोई एक वेव फ्रंट गिवन था, वेव फ्रंट गिवन था मतलब उसकी शेप कैसी है वेव फ्रंट की, और उसकी लोकेशन कि किस जगह बना है किसी भी दिए गए लम्हे एट एनी इंस्टेंट टी। तो अगर हमें नोन है, ये शर्त है कि अगर हमें एक वेव फ्रंट की शेप और लोकेशन एट ए गिवन इंस्टेंट किसी लम्हे टी पर नोन है, गिवन है, देन तो क्या हम कर सकते हैं, हम पेशगोई कर सकते हैं शेप और लोकेशन किसी नए वेव फ्रंट की एट ए लेटर टाइम टी प्लस डेल्टा टी। टी इनिशियल टाइम था, फ़र्ज़ कीजिए 4:02 और उसमें फ़र्ज़ कर लें कि जी मिसाल के तौर पर 5 सेकंड का इजाफा हो गया, तो 4:02 और 5 सेकंड पर अगला वेव फ्रंट कहाँ होगा और किस शेप का होगा। ये हम हाइजेंस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके पेश गोई उसकी कर सकते हैं। मैं अब इसको पढ़ भी दूँ तो कहता है इफ़ वी आर गिवन, हाइजेंस प्रिंसिपल का इंट्रोडक्शन है कि हाइजेंस प्रिंसिपल किस मर्ज़ की दवा है, एक्चुअली देता क्या है हमें। तो इफ़ वी आर गिवन द शेप एंड लोकेशन ऑफ ए वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट टी, किसी लम्हे टी पर शेप और लोकेशन किसी वेव फ्रंट की नोन है, गिवन है, देन वी कैन प्रिडिक्ट, तो फिर हम पेशगोई कर सकते हैं द शेप एंड लोकेशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट एट ए लेटर टाइम टी प्लस डेल्टा टी यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक हो गया। कैसे कर सकते हैं, तो दीज आर द 2 स्टेप्स, यूजिंग दीज 2 स्टेप्स वी कैन डू दिस। तो क्या है जी स्टेप्स ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप बच्चों ये है, कहता है कि वो जो गिवन है, वो जो पहला वेव फ्रंट एट ए टाइम टी गिवन है जिसकी शेप भी और लोकेशन भी, हम उस वेव फ्रंट का हर पॉइंट, जिन पॉइंट्स पर वो वेव फ्रंट मुश्तमिल है, उस वेव फ्रंट का हर पॉइंट तसव्वुर कर सकते हैं कि जैसे वो सोर्स था, हर पॉइंट सोर्स था सेकेंडरी वेवलेट्स का। वेवलेट ये लफ्ज़ लिखा हुआ, वेवलेट का मतलब छोटी वेव्स, छोटे वेव्स जो पैदा हो रही होंगी। क्या करें, वो जो गिवन है शेप और लोकेशन जो वेव फ्रंट की, तो उसका हर पॉइंट तसव्वुर कर लें जैसे वो सोर्स था सेकेंडरी वेवलेट्स का, यानी उसमें से सानवी सेकेंडरी, एक तो प्राइमरी वेव फ्रंट था, प्राइमरी वेव थी, और उसमें से सेकेंडरी अगली वेव्स फूट रही हैं जो कि किस स्पीड से आगे को बढ़ रही हैं। छोटी छोटी वेवलेट्स जो हैं वो आगे को चलती हैं विद स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, उसी स्पीड से जो वेव के आगे चलने की स्पीड है। मैं इसको पढ़ भी दूं। पहला स्टेप क्या है हाइजेंस प्रिंसिपल का, एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट ऑफ ए वेव फ्रंट मे बी कंसिडर्ड एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स विच स्प्रेड आउट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे को बढ़ते हैं विद ए स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। इस बात का क्या मतलब है, अभी हम ये 2 मिसालें उनमें ये देखने लगे। अच्छा, तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप फिर ये है कि वो जो आपने वो जो सोर्स के तौर पर चुन लिए किसी दिए गए एक वेव फ्रंट के तमाम पॉइंट्स, तो उनमें से छोटे छोटे वेवलेट्स दिखा दिए कि ये निकलते होंगे जो उसी स्पीड से आगे बढ़ेंगे जो खुद स्पीड ऑफ द वेव्स है। तो फिर वो जो नए वेवलेट्स हम दिखाएंगे जो इन पॉइंट्स में से निकले होंगे, जो पिछला कोई
वेव फ्रंट आपको गिवन था उसके मुख्तलिफ पॉइंट से, तो जो नए वेवलेट्स निकले होंगे उन सारे वेवलेट्स को आपस में एक ख्याली लाइन लगा के उनको बाहर से आपस में मिला दें, एक टेंजेंट बनाती हुई लाइन सब पर खींच दें। यही जो नई लाइन है यही नया वेव फ्रंट है। तो कहता है द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर ए सर्टन टाइम इंटरवल कैन बी फाउंड बाई कंस्ट्रक्टिंग, तामीर करने से, बनाने से एक सरफेस, ए सरफेस दैट टचेज ऑल दी सेकेंडरी वेवलेट्स। इसकी एक्सप्लेनेशन जब हम करेंगे तो अभी आपको ये बेहतर, फिर दोबारा ये देखिएगा, ये 2 पॉइंट्स फिर ज़्यादा बेहतर समझ आएंगे। तो एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, ये दोनों डायग्राम की वजाहत कर दूँ, फिर मैं इसकी रीडिंग भी अभी इधर से करता हूँ। बात बच्चों को यूँ की, उसने कहा कि फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास कोई वेव फ्रंट, चलिए ये था स्फेरिकल शेप का वेव फ्रंट ए बी, उसका एक पोर्शन मैंने दिखा दिया यहाँ, ये ए बी वेव फ्रंट था, पूरा स्फीयर होगा लेकिन उसका कुछ हिस्सा ये दिखा है। अब एट ए टाइम टी पर ये वाला वेव फ्रंट हमारे पास एट ए गिवन टाइम इंटरवल, टाइम इंस्टेंट, टाइम का लम्हा टी, उस लम्हे ये था, शेप ये थी और लोकेशन यहाँ पर थी। बाद में जब टाइम टी से बढ़ के टी प्लस डेल्टा टी हो गया, 4:02 से 4:02 हो गया, तो वो जो डेल्टा टी है यहाँ बाय द वे वो 5 सेकंड है इस मिसाल में जो मैंने अभी बोली है, यानी 4:02 से 4:02 और 5 सेकंड पर जो फ़र्क है, तो ये डेल्टा टी है। तो पहले टी था, अब टी प्लस डेल्टा टी हो गया टाइम। तो उस दौरान, इस टाइम के दौरान जो नया वेव फ्रंट आगे जाके बनेगा वो किस जगह पे होगा और किस शेप का होगा। तो पहला स्टेप अभी क्या पड़ा था कि हम इस गिवन वेव फ्रंट का हर पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, इसको तस्वर करेंगे, ये भी पॉइंट बतौर सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। अब पॉइंट सोर्स है, अभी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, पॉइंट सोर्स है, तो इसका मतलब है इस पॉइंट में से भी फूटेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। ये भी एक पॉइंट, चलिए ये भी पॉइंट है, तो इसमें से आप यहाँ कंपस यूज़ कर लीजिएगा, प्रकार यूज़ कीजिएगा, यहाँ रख के और एक इस जगह पे आपने सर्कल लगा दिया, यानी जैसे पॉइंट सोर्स है तो उसमें से ये इस तरह से फूटते हैं। तो आप सेकेंडरी वेवलेट्स समझिए फूट रहे हैं, छोटे छोटे वेवलेट यानी छोटे साइज़ की वेव्स फूट रही हैं। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट में से ये और फिर उससे आगे ये, फिर उससे आगे ये फूटेंगे। तो इसी तरह इस पॉइंट में से फ़र्ज़ कीजिए ये एक वेवलेट फूटा, इस पॉइंट में से बच्चों ये वाला वेवलेट फूटा। आप जब इसको प्रकार से यानी कंपस के साथ बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी आपकी डायग्राम बनेगी। मैं ज़रा हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ी सी ज़रा, तो आपको पता ही है कमी बेशी आती है तो आ रही है। अच्छा, इसी तरह इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए यहाँ से एक वेव फ्रंट दिखा दिया, इस पॉइंट को सेंटर मान के यहाँ पे एक वेव फ्रंट, बराबर की प्रकार खोल के यहाँ से जितनी उतनी ही इधर, उतनी ही इधर। ये वाली जो इधर मैं अब लिख देता हूँ, ये उस लम्हे का वेव फ्रंट था जब टाइम था टी, और ये अगला उस लम्हे का है जब टाइम हो गया, अभी वो बनना है वेव फ्रंट अगला, जब टाइम टी प्लस डेल्टा टी हुआ। अच्छा, यहाँ से चल के यहाँ तक इसका मतलब है टाइम गुजरा डेल्टा टी। तो जैसे कि एक फार्मूला आपको जाना पहचाना आपका पता है, S = VT आपको पता है। तो फिर बच्चों यहाँ पर इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट तक जो फासला होगा ना, वो होगा C डेल्टा टी, क्योंकि c यहाँ स्पीड है, ये लाइट की बात हो रही है। तो स्पीड ऑफ लाइट को आपको पीछे कभी भी याद होगा, हमने बात की थी, स्पीड ऑफ लाइट जो है इसको आम तौर पर c से ज़ाहिर करते हैं, ये आपको पता ही होगा, पता है। तो स्पीड ऑफ लाइट c, और यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम का वक्फा कितना हुआ, डेल्टा टी, क्योंकि ये था टाइम t और यहाँ t प्लस डेल्टा टी। तो इसका मतलब हुआ फिर यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है ये होगा बच्चों c डेल्टा टी, यानी इसी तरह से ये वाला फासला भी c डेल्टा टी, इसी तरह ये वाला फासला भी c डेल्टा टी। आप एक लिहाज से यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो नए सेकेंडरी वेवलेट्स फूटे हैं, ओरिजिनल वेव फ्रंट के हर पॉइंट में से जो सेकेंडरी वेवलेट्स फूटे हैं वो डेल्टा टी टाइम के बाद, डेल्टा टी टाइम गुजरने पर उनका रेडियस हर एक का c डेल्टा टी होगा, हर एक का रेडियस c डेल्टा टी होगा। यानी जो नया वेव फ्रंट अभी जो बनाने जा रहे हैं, जो स्टेप नंबर 2 करने लगे हैं, स्टेप नंबर 1 हमने कर दिया, जल्दी से फिर दोहरा दूँ। स्टेप नंबर 1 क्या था कि जो नॉन गिवन वेव फ्रंट था उसका हर पॉइंट तस्वर कर लिया बतौर सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, और उसके बाद वो सेकेंडरी वेवलेट्स भी उसी स्पीड से ही जा रहे हैं, वही c स्पीड जो खुद लाइट की चलने की स्पीड है, यहाँ से यहाँ तक उसी स्पीड से सेकेंडरी वेवलेट निकला। तो इसीलिए हर एक का फासला जो था डेल्टा टी टाइम कवर के बाद वो फासला कवर किया c डेल्टा टी हर एक ने। और दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप ये था कि ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स नए हमने बनाए हैं इनको टच करती हुई, बाहर से बारों बार टच करती हुई एक सरफेस कंस्ट्रक्ट कर लें, ख्याली सरफेस,
ये वाली जो सबके ऊपर टेंजेंट बनाती है, आपके सामने टेंजेंट पता है ना, ये कोई सर्कल है, कोई कर्व है तो उसको बाहर से छूती हुई लाइन टेंजेंट होती है। तो ये सारों के साथ, ये सब सेकेंडरी वेवलेट्स के साथ टेंजेंट बना रही है। यही जो है, यही जो नई सरफेस है जो सब सेकेंडरी वेवलेट्स पर टेंजेंट बनी, इसी को ए डैश बी डैश कह दें। तो यही जो नई सरफेस है ए डैश बी डैश, यही सरफेस अगला वेव फ्रंट है आफ्टर टाइम डेल्टा टी। बस जी यही दो स्टेप्स हैं, उनकी वजाहत हो गई। अच्छा, ये सारी वजाहत हमने स्फेरिकल वेव फ्रंट गिवन था उसके लिए कि अगर बच्चों हमें प्लेन वेव फ्रंट हासिल होता, गिवन होता, कोई उसका नाम चलिए सी डी था, प्लेन सीधा, उसको साइड से आप देख रहे हैं, जैसे ये मेरा हाथ है तो इसको हम यूँ साइड से देख रहे हैं। इसके भी ऐसे ही, ये तो टाइम टी पर था, हमें मालूम था, और आगे जाके फिर बाद में टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर क्या होगा, तो फिर वही सारा कुछ जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं कि इस प्लेन वेव फ्रंट का हर पॉइंट कंसिडर होगा बतौर सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। इस पॉइंट से भी ये उसी तरह, ये यहाँ पर कार का सेंटर रख के, आप कंपास का सेंटर रख के कर्व यहाँ पर लगाएंगे, उतनी ही खोल के अगले से भी एक छोटा सा ये कर्व लगाएंगे, उससे अगले से। और जैसे मैंने कहा, मैं तो प्रकार नहीं यूज़ कर रहा, थोड़ी बहुत कमी बेशी आ रही है, उसको माफ़ फरमाइएगा। आप प्रकार से ही जब बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा और ज़्यादा जल्दी आप बना सकेंगे। ये उसी तरह वही जो इधर किया था वही सारा कुछ इधर कर दिया, पहला स्टेप हो गया। और ये वही उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक का फासला वही सी डेल्टा टी ही है उसी तरह, क्योंकि वही स्पीड ऑफ लाइट सी है, और उसी तरह डेल्टा टी टाइम के बाद यहाँ पर टाइम हुआ टी प्लस डेल्टा टी ऑफ कोर्स। तो अब अभी हमने दूसरा स्टेप करना है, ये सेकेंडरी वेवलेट्स तो बना दिए, अब इनको सबको मिलाती हुई, सबको बाहर से टेंजेंट के तौर पर मिलाती हुई एक सरफेस खींच दें, ये वाली खींच दी, सब पर टेंजेंट है, सी डैश डी डैश। ये जो नई सरफेस है ये वाली, ये जो नई सरफेस है ये भी प्लेन वेव फ्रंट ही है, यही वो डेल्टा टी टाइम के बाद अगला बनने वाला वेव फ्रंट है। तो आपने देखा हमने कोई स्टेप चेंज नहीं किए, वही दो स्टेप्स इधर भी और वही दो स्टेप्स आपने इधर भी अप्लाई होते हुए देखे, दोहराई होगी आपकी, तो आपको और कॉन्फिडेंस और आपको बेहतर समझ आई होगी। तो अगर एक गिवन वेव फ्रंट पहले स्फेरिकल था तो वही दो स्टेप्स इधर जब किए जो अभी पढ़े हैं हाइजेन प्रिंसिपल के, तो अगला फिर इस वेव फ्रंट से अगला भी स्फेरिकल वेव फ्रंट आया, और हमें गिवन प्लेन वेव फ्रंट था तो वही दोनों स्टेप्स उसी तरह ही अप्लाई किए जैसे उधर किए थे। तो लेकिन अगला भी फिर उससे अगला भी डेल्टा टी टाइम के बाद प्लेन वेव फ्रंट ही हासिल हुआ, जो कि ऑब्वियसली होना भी चाहिए था और वो बना। बस जी ये टॉपिक समझिए फिनिश ही है, यही कुछ ही है इसमें, और मैं इन्हीं बातों को अब जल्दी से रीड भी कर दूँ ताकि आपकी दोहराई हो जाए। और अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले भी पढ़े थे इसके स्टेप्स, और मैं जल्दी से अब दोबारा पढ़ता हूँ तो अब आपको और भी ज़्यादा बेहतर समझ आएगी, क्योंकि अब ये अप्लाई भी कर चुके हुए हैं। तो कहता है पहला स्टेप क्या था, एवरी पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट, जो गिवन वेव फ्रंट था उसका हर पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। वो सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स तस्वर कर लें, पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेवलेट्स निकलेंगे। वेवलेट यानी छोटी वेव्स, ये तो एक ओरिजिनल बड़ी वेव थी, वेव फ्रंट था, उससे छोटे छोटे निकले नए वेवलेट्स। तो एवरी पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट मे बी कंसिडर एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। वो जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं विच स्प्रेड आउट, जो आगे को फैलते हैं, बढ़ते हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे को, विद ए स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। वही स्पीड इन वेवलेट्स की है जो वेव के आपने खुद चलने की है। और फिर जो द न्यू पोजिशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर ए सर्टन टाइम इंटरवल कैन बी फाउंड बाई कंस्ट्रक्टिंग ए सर्फेस दैट टचेज ऑल दी सेकेंडरी वेवलेट्स। तो फिर वो नई पोजिशन और नई शेप या नई लोकेशन कौन सी बनेगी डेल्टा टी टाइम के बाद, तो वो इन जो तमाम हमने सेकेंडरी वेवलेट्स खींचे थे उन पर टेंजेंट बनाती हुई ये सबको टच करती हुई एक सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। यही सरफेस जो है वो नया वेव फ्रंट है। एक्सप्लेनेशन में वही बातें जो अभी कर दी हैं, तो कहता है ए बी रिप्रेजेंट्स द वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट टी। ये किसी भी टी लम्हे, ये टी लिखा हुआ है, आप भी लिख लीजिएगा यहाँ, ये मैंने बाद में हाथ से लिखा, और यहाँ पर टी प्लस डेल्टा टी, ऐसा ही इधर भी टी लिख लें और इधर टी प्लस डेल्टा टी आप लिख लीजिएगा। तो कहता है कि ए बी ये वाली सरफेस थी एट ए गिवन टाइम टी, टू डिटरमिन दी वेव फ्रंट कैपिटल टी, यहाँ फुल स्टॉप लगाने, टू डिटरमिन दी वेव फ्रंट एट ए टाइम टी प्लस डेल्टा टी, ड्रा सेकेंडरी वेवलेट्स, खींचिए ड्रा कीजिए सेकेंडरी वेवलेट्स एट हैविंग सेंटर्स, एट नहीं यहाँ आएगा, हैविंग, ये छोटी सी एक दो गलतियाँ सही कर लीजिएगा, हैविंग सेंटर्स, मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं उनके सेंटर्स हैं एट वेरियस पॉइंट्स ऑन दी, मुख्तलिफ वेवलेट्स हैं उनके सेंटर्स हैं एट द वेरियस पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट ए बी। इस पॉइंट पर इसका, इस वेवलेट का यहाँ पर सेंटर, इसका यहाँ पर सेंटर, और उन सब के रेडियस जो हैं, एंड रेडियस एज सी डेल्टा टी, सबका रेडियस, हर एक का रेडियस सी डेल्टा टी है।
तो ऐसे हमने वेव फ्रंट नए बना लिए या वेवलेट नए बना लिए, जो कि जिनका सेंटर था पिछला जो गिवन वेव फ्रंट था उसके मुख्तलिफ पॉइंट, और हर एक का रेडियस सी डेल्टा टी था, वेयर सी इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। ये बातें भी हो चुकी हैं। द न्यू वेव फ्रंट एट ए टाइम टी प्लस डेल्टा टी इज ए डैश बी डैश, ये नया वेव फ्रंट है, विच इज़ ए टेंजेंट टू ऑल दी सेकेंडरी वेवलेट्स। ये सब का टेंजेंट है। इसको वैसे टेंजेंट एनवेलप का नाम भी देते हैं, टेंजेंट एनवेलप। इसको टेंजेंट एनवेलप भी कहते हैं पूरा नाम, ये जो नई सरफेस है। एनवेलप का मतलब जानते हैं लिफाफा, जो सबको घेर ले, सब इसके अंदर समा जाए, तो ये सब का टेंजेंट एनवेलप भी कहलाता है नया वेव फ्रंट इन वेवलेट्स का जो बनाए हैं हमने। तो विच इज़ ए टेंजेंट टू ऑल दी सेकेंडरी वेवलेट्स। ये इसके लिए था, इस डायग्राम के लिए, लेकिन कहता है फिगर 2, ये फिगर 2 है। फिगर 2 शोज दी सिमिलर कंस्ट्रक्शन फॉर प्लेन वेव फ्रंट्स, फॉर ए प्लेन वेव फ्रंट या कह लीजिए, या फॉर प्लेन वेव फ्रंट्स कह लीजिए। तो एक प्लेन वेव फ्रंट ये था, उसके लिए फिर अगला वेव फ्रंट निकालने के लिए ये वही सारे स्टेप्स इधर दोहराए। अच्छा, ये डायग्राम बहुत वाज़ेह नहीं है। आपको मैं एक चीज़ इस लेक्चर में ये भी वाज़ेह कर दूं कि आपने बच्चों चंद एक टॉपिक्स में, सब में तो खैर नहीं, लेकिन इस चैप्टर के नोट्स में कुछ थोड़ी सी एक गलती, एक छोटी सी टेक्निकल रह गई है कि डायग्राम्स थोड़ी सी ना ज़रा मध्यम आई हैं, थोड़ी छोटे साइज़ की आई हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये टॉपिक्स पढ़ते हुए प्लीज़ ज़रा लाजमी तौर पर ये नोट कीजिए। ये मैं रिकॉर्डेड आपको बता रहा हूँ कि आप टेक्स्ट बुक ज़रा साथ रखिएगा। कुछ चंद एक टॉपिक्स की ज़रा छोटी और ज़रा मध्यम आई हैं नोट्स के ऊपर, तो प्लीज़ एक कुछ तो मैं लेक्चर के दौरान आपको यहाँ समझा भी दूंगा बना के, और ज़ाहिर है बनाऊंगा समझाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन आपको बहुत सी ज़्यादातर तकरीबन टेक्स्ट बुक से देखनी ही होंगी। ये आपको मैं बता रहा हूँ इस प्रो चैप्टर में, बाकी चैप्टरों में ऐसा नहीं था ज़्यादातर तकरीबन, लेकिन यहाँ थोड़ी सी ये मसला आपको बनेगा। तो ये प्लीज़ मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ठीक हो गया जी। ये हमारा हाइजीन प्रिंसिपल टॉपिक बड़ी डिटेल से हमने और दोहराई बार बार रिपीट करके, ये आपका पक्का हो गया। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी कभी कभार आ जाता है। थोड़ी सी बात कुछ अगली भी हम कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा अगला वैसे ये होने जा रहा है, जिसका कल वाले लेक्चर में आपको याद होगा, तारफ़ में हमने जिक्र भी किया था। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको। ये इस चैप्टर का समझिए कि पहला मेन लॉन्ग क्वेश्चन है, अगरचे कभी कभार ये हाइजीन प्रिंसिपल भी जो भी पढ़ा है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है, छोटा सा हालांकि है। तो आप इस लिहाज से तो खैर इसको दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को इस चैप्टर का। बाहर ये छोटा सा, ये जो एक सफ़ा है, थोड़ा सा ये भी आज के लेक्चर में हम कर लें, फिर अगला लेक्चर सारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कर लेंगे। तो इंटरफियरेंस ऑफ लाइट वेव्स पे आते हैं। यहाँ बच्चों जो हम बात अब करने लगे हैं, ये मैं आपको याद दिलाऊं, पिछला चैप्टर था और उसमें ये टॉपिक था जो आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं था, याद आया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये मैंने सारा करवा दिया था आपको। उसकी वजह कुछ आज जो हम पढ़ने लगे हैं उसकी वजह से भी, और कुछ और भी बीट्स और स्टेशनरी वेव हमने देखे तो उसकी वजह से भी, और यहाँ पहुँचिएगा, ये उस टॉपिक का ये हिस्सा था। अब आपको फिर से याद दिलाया मैंने, ये एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो उसकी पहली ही एप्लीकेशन ये थी इंटरफियरेंस, और वो कब होती है? दो वेव्स यूँ मिलें, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग सेम डायरेक्शन। जबकि बीट्स कब पैदा होती हैं वो हम देख चुके हैं कि दो वेव्स जिनकी स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसियाँ हों और ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन मिले, आपस में इकट्ठी हों, उनकी सुपरपोजिशन हो तो बीट्स पैदा होती हैं। जबकि सेम फ्रीक्वेंसी वाली यानी सिमिलर वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन से आती हुई आपस में सुपरपोज हों, यानी आपस में मिक्स हों, मिलें आपस में, तो स्टेशनरी वेव पैदा होती हैं। लेकिन ये जो पहली चीज़ जो हमने डिटेल में नहीं पढ़ी थी, ये भी एक टॉपिक था चैप्टर नंबर 8 का आपका, जो ये मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि ये आपके स्मार्ट सिलेबस में दिया नहीं गया। ये इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे थे यहाँ पे, वो अगर हम कर लेते तो आज जो अगला पॉइंट हमने पढ़ना, जो अगला अब चैप्टर 9 में, वो ज़्यादा अच्छा समझ आता है। लेकिन अब भी खैर कोई ज़्यादा हर्ज नहीं होगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि फिर भी हम कमी पूरी करें उसकी। तो अभी दिखाया आपको कि इंटरफेरेंस भी उसी तरह से एक एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, जिस तरह पिछले चैप्टर में हमने बीट्स और स्टेशनरी वेव्स भी पढ़ी थी। और कौन सी वो एप्लीकेशन है जिसमें सेम फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती हैं और सेम डायरेक्शन में जाती हुई आपस में मिक्स होती हैं, आपस में मिलती हैं, सुपरपोज करती हैं, आपस में जमा होती हैं, ऐड होती हैं, तो कहते हैं जी क्या बना? इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। और बात हो रही है चैप्टर 9 की, तो उसमें लाइट वेव्स हैं इन पर्टिकुलर, खसूसी तौर पर तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। दो तरह से डेफिनेशन है जी इसकी, आपके नोट्स पे की हुई। पहली तो आपकी वही जानी पहचानी जो मैंने दिखा दी है, चैप्टर 8 से आई है। इट इज़ द सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव, क्योंकि बात ज़ाहिर लाइट की हो रही है तो सिर्फ जस्ट वेव्स नहीं, जस्ट लाइट वेव्स कहेंगे। तो इट इज़ द सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक हो गया, ये तो आपकी जानी पहचानी बात। और या दूसरे लफ्ज़ों में, द फिनोमिनन इन विच टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन सुपरपोज, वही इकट्ठी होती हैं, मिलती हैं, इश्तराक करती हैं, जमा होती हैं विद ईच अदर टू प्रोड्यूस
लाइट स्पॉट्स एंड एट सम प्लेसेस एंड डार्क स्पॉट्स एट अदर प्लेसेस इन द मीडियम। स्पॉट्स ऐसे लिख लें यहाँ भी और यहाँ भी। कुछ स्पॉट्स, कुछ जगहों पे लाइट यानी ब्राइट स्पॉट्स बनते हैं लाइट के, और कुछ जगहों पे डार्क स्पॉट्स बनते हैं। इस अमल को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। फिर से कहता है ये वो फिनोमिनन है जिसमें दो लाइट वेव्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी होती है, वो सेम डायरेक्शन में जाती हुई आपस में मिलती हैं इस तरह से कि उनके मिलने के नतीजे में दिए गए मीडियम में जिसमें वो लाइट वेव चल रही थी, कुछ पॉइंट्स पे ब्राइट या लाइट स्पॉट्स बनते हैं, कुछ पॉइंट्स पे डार्क स्पॉट्स बनते हैं। यानी कुछ पॉइंट्स पे लाइट की वेव्स एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिवली सुपरपोज करती हैं या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, और कुछ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये उसी टॉपिक जिसका मैं हवाला भी दे रहा था उसमें आपने ऑलरेडी ये दोनों टाइप्स, ये वाली बात जो मैं कर रहा हूँ, ये सुपरपोजिशन की दोनों टाइप्स की बात की हुई है। ये कंस्ट्रक्टिव का भी हवाला वहाँ दिया हुआ है। क्रेस्ट से क्रेस्ट मिले, दो वेव्स यूँ मिले तो फिर रिजल्टेंट वेव लार्ज एम्पलीट्यूड वाली आती है, बढ़ावा देती हैं एक दूसरे को, लार्ज एम्पलीट्यूड, तो इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और ये दोनों केसेस थे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के। यही कॉन्सेप्ट, यही बातें अब यहाँ भी इस्तेमाल करने लगे हैं। एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ आपस में मिले, ऑपोजिटली मिले, तो फिर उनका डिफरेंस जो है वो आती है रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड। और ये जनरल केस था, जबकि ये स्पेशल केस था। अब ये सारी बातें हमने की हुई हैं कि दोनों की बिल्कुल बराबर एम्पलीट्यूड हुई दोनों वेव्स की, तो फिर तो बिल्कुल ही डेड वेव आएगी रिजल्टेंट के तौर पर। वाई जो है रिजल्टेंट की जो एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट का डिस्प्लेसमेंट दोनों को मिला के ज़ीरो हो जाएगा। ये कैसे होगा, क्यों होगा, ये वहाँ भी कर लिया था, तो मैं अब मज़ीद टाइम इस पर नहीं ज़ाया करना चाह रहा। बहरहाल यही सारी बातें, यही कॉन्सेप्ट्स आगे भी हैं। अच्छा, यहाँ ये कुछ डायग्राम्स बनानी हैं जो आपके नोट्स पे मिसिंग हैं। ये बड़ी आसान सी, जल्दी से आप खुद ही बना लेंगे, उसी से आई हैं प्रिंसिपल सुपरपोजिशन जो भी मैंने दिखा दी है। तो ये ज़रा आप खुद हाथ से बनाएंगे, ये मैंने भी बाद में हाथ से बनाई है। डेफिनेशंस हो गई हैं। अब इस खासतौर पर दूसरी डेफिनेशन की वजाहत भी आगे होने वाली है, पर्टिकुलरली वो जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें हम ये बात इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, तो डेफिनेशन दो तरह से हो गई। और टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स बच्चों वही दो टाइप्स हैं जो दो सुपरपोजिशन की टाइप्स अभी दिखाई आपको। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन थी और डिस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस भी सुपरपोजिशन की ही एक टाइप है, किस्म है, जिसमें सेम डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स मिलती हैं, तो वो सुपरपोजिशन ही इंटरफेरेंस कहलाती है। इसलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होती है, डिस्ट्रक्टिव भी। और ये मैंने कहा डायग्राम आपने बना लेनी है। ये है जी वेव नंबर 1 यूँ आई थी, और ये वेव नंबर 2 है, इसकी y1 है एम्पलीट्यूड, इसकी y2 है वेव नंबर 2 की। और जब दोनों मिली हैं तो यूँ मिली हैं कि कंस्ट्रक्टिवली मिली हैं। इसका जहाँ क्रेस्ट है उसका भी क्रेस्ट, जहाँ इसका ट्रफ उसका भी ट्रफ, क्रेस्ट से क्रेस्ट मिला, ट्रफ से ट्रफ मिला, तो ये होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो रिजल्टेंट वेव ऐसी आई है कि उसकी जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है y, वो दोनों का जस्ट मजमुआ है, ये लार्ज वेव आई है आपके सामने। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ये डायग्राम बना लेनी है जो आपके सामने मैंने बना दी हुई है। तो एक y1 एम्पलीट्यूड वाली वेव है, एक ये बच्चों y2 वाली है, और एक दूसरे के ऑपोजिटली एक दूसरे को मिली है एक ही जगह पे, सेम डायरेक्शन में जाती हुई, एक ही मीडियम में। तो एक का क्रेस्ट, दूसरी का वहाँ ट्रफ आया, लेकिन इसका जहाँ ट्रफ वहाँ दूसरी का क्रेस्ट आया, तो ऑपोजिटली मिली है, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगी। लेकिन रिजल्टेंट वेव जो होगी उसकी जो एम्पलीट्यूड y होगी वो दोनों का डिफरेंस होगी। कैसे होगी, क्यों होगी, ये वही प्रिंसिपल सुपरपोजिशन में बड़ी डिटेल से बता दिया था। तो डेफिनेशन हो गई दो तरह से, और दो टाइप्स की बात हो गई। और कंडीशन फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस, कि इंटरफेरेंस और डिटेक्ट भी हो, यानी हमें होती हुई नज़र भी आए, लाइट वेव्स की इंटरफेरेंस नज़र भी आए। डिटेक्ट कैसे हो, कि हमें कुछ स्पॉट्स, कुछ जगहों पे ब्राइट स्पॉट्स बनते हुए नजर आए, यानी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती हो। ब्राइट लाइट है ना, लाइट वेव्स हैं, तो जहाँ दो वेव्स आपस में एक दूसरे को यूँ मिलेंगी कि बढ़ावा देंगी, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, जैसे यहाँ दिखाया, तो वहाँ खूब रोशन नुक्ता बनेगा, क्योंकि दो लाइट वेव्स इकट्ठी हुई हैं, एक दूसरे को बढ़ावा दिया है, खूब रोशन ब्राइट स्पॉट बनेगा। और जहाँ बच्चों डिस्ट्रक्टिवली इकट्ठी होंगी तो डार्क स्पॉट बनेगा। यही है बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो वो जो ब्राइट और डार्क स्पॉट्स हैं वो वाज़े तौर पर बनते हुए नज़र भी आएँ, डिटेक्ट भी हों, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली बात तो ये करता है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स इज़ नॉट ईजी टू ऑब्जर्व। ये इतनी आसान नहीं है ऑब्जर्व करनी कि ब्राइट डार्क आपको जम के बिल्कुल एक जगह पे ब्राइट और यहाँ डार्क और यहाँ ब्राइट वाज़े नज़र आते रहें लगातार। ये आसान नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द रैंडम एमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम ए सोर्स। किसी सोर्स से जब बच्चों लाइट निकलती है ना रैंडमली, आम जो सोर्सेज हैं उनमें से जो लाइट निकलती है रैंडम एमिशन होता है। किसी भी बल्ब से या सूरज से जो हम तक लाइट आती है, जो आम सोर्सेज से हम तक लाइट आती है, उसका जो एमिशन है, इखराज जो है वो रैंडम होता है। रैंडम से मुराद मुख्तलिफ वेवलेंथ्स हैं। ये कोई सोर्स था हमारे पास, सोर्स S था, तो इसमें से ये एक इस वेवलेंथ वाली लाइट निकली, एक इस वेवलेंथ वाली लाइट निकली, कोई इस तरह की लाइट निकली, कोई इस तरह की लाइट इस वेवलेंथ वाली। आपको पता है वो जो सातों कलर्स हैं लाइट, वाइट लाइट, जिनका मजमुआ है, ये याद है ना जी, पता है सबको, ये जी भी हाँ
गायर। अच्छा, तो ये जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, और ये भी आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा, पहले भी पता होगा कि अगर हम तरतीब में इधर को जाएं तो बच्चों वेवलेंथ ज़्यादा होती जाती है। सबसे शॉर्ट वेवलेंथ वायलेट कलर की होती है, नियरली तकरीबन 400 नैनोमीटर, और सबसे लॉन्ग वेवलेंथ जो है बच्चों वो इस रेड कलर की होती है, और वो नियरली कोई तकरीबन 750 नैनोमीटर के लगभग होती है। ऐसे ही तकरीबन जो ग्रीन है लगभग उसकी कोई नियरली 550 के लगभग नैनोमीटर होती है। तो ये मुख्तलिफ हर कलर की दूसरे से डिफरेंट वेवलेंथ होती है। ये बातें पहले भी कुछ आइडिया है, अब भी मैं आपको बता रहा हूँ, आगे ये यूज़ भी होनी है। बस अब एक फ़िक्रा याद रखिएगा कि जो सातों कलर्स जिनका मिक्सचर होती है वाइट लाइट, तो उन सातों की मुख्तलिफ वेवलेंथ्स हैं और एक दूसरे से वो डिफरेंट जो हैं सातों कलर वो अपनी अपनी वेवलेंथ की वजह से ही डिफरेंट हैं, यानी हर कलर की दूसरे से डिफरेंट वेवलेंथ है। आप इसका उलट कह लें कि हर वेवलेंथ ऑफ लाइट का अपना एक कलर होता है, एक सिंगल वेवलेंथ का एक सिंगल कलर होता है। तो ये जो वाइट लाइट है ये 7 मुख्तलिफ कलर्स का मिक्सचर है, मतलब 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स का मिक्सचर है। जैसे ये छोटी वेवलेंथ, ये लंबी, ये वाली लंबी वेवलेंथ, ये दरमियानी सी वेवलेंथ। अच्छा, किसी लाइट सोर्स में से जब मैंने कहा लाइट यूँ निकलती है तो इस तरह रैंडम एमिशन में बेतरतीबी से कोई छोटी वेवलेंथ कोई बड़ी, कहीं एक का क्रैश दूसरी के ट्रफ से मिल गया, कहीं एक का ट्रफ दूसरी की क्रैश से मिल गया, कहीं क्रैश से क्रैश, ट्रफ से ट्रफ, कहीं फिर क्रैश से ट्रफ मिला, तो कोई तरतीब नहीं बन रही, कहीं क्रैश से क्रैश मिल गया, कहीं क्रैश से ट्रफ मिल गया, कोई तरतीब नहीं आपके सामने बन रही। चुनांचे पक्का पक्का जम के कहीं एक जगह पे पक्का पक्का हमें डार्क स्पॉट ही मिले और कहीं एक जगह पे ब्राइट स्पॉट ही मिले, ऐसा यहाँ नहीं नज़र आएगा, ऐसा यहाँ नहीं मुमकिन होगा, क्योंकि रैंडम एमिशन है। पक्का पक्का एक जगह ब्राइट और पक्का पक्का एक जगह पे डार्क नज़र आए, उसके लिए कुछ ये ज़रूरी है कि वो जो लाइट वेव्स हैं वो सेम वेवलेंथ वाली हों। ये थी एक लाइट की रे, उसकी ये वेवलेंथ है, और एक और इसी तरह से वेव साथ ही अगर इसके जा रही है तो उसकी भी इतनी ही वेवलेंथ हो, जैसा कि एम्पलीट्यूड बेशक डिफरेंट हो, सेम या डिफरेंट दोनों तरह हो सकती है, लेकिन उसकी कुछ इस तरह की हो कि उसकी भी वेवलेंथ की लंबाई उतनी ही हो, वेवलेंथ उतनी ही हो, जितनी लेंथ ये है उतनी ही यहाँ से यहाँ तक हो, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर हो। मैंने अगर यहाँ थोड़ा सा पीछे दिखाई, ये थोड़ा सा आगे, तो यहाँ भी ये थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा बेशक फ़र्क पड़ गया है इनका फेज़ का, जहाँ उसका 90 डिग्री और इसका थोड़ा सा आगे आ रहा है 90, हल्का सा बिल्कुल मामूली सा मैंने आगे दिखाया। ऐसे ही जहाँ इसका बॉटम आ रहा है, इसका थोड़ा सा बॉटम थोड़ा सा आगे है, जहाँ ये स्टार्ट हुई उससे थोड़ी सी आगे जाके स्टार्ट हुई है। मतलब ये दोनों वेव्स बेशक थोड़ा सा फेज़ का आगे पीछे हो गया, फ़र्क हो गया, लेकिन वेवलेंथ दोनों की, ये जो लैम्डा है, लंबाई हर एक वेव की ये सेम है, वेवलेंथ दोनों की सेम है। तो सेम वेवलेंथ है तो फिर क्या होगा, और कांस्टेंट फेज़ डिफरेंस है, यानी फेज़ का जो फ़र्क पड़ गया है, जितना शुरू में है यहाँ फ़र्क है उतना ही फिर एंड पे भी उतना ही फ़र्क निकला। ये फ़र्क अगर कांस्टेंट, ये 2 शर्तें हो गई। पहली बात कि सेम वेवलेंथ होनी चाहिए, और दूसरी बात कांस्टेंट फेज़ डिफरेंस होना चाहिए। कांस्टेंट फेज़ डिफरेंस एक तरतीब है, इसी तरह ही अब आगे इसी तरह ही चलती चलती चली जाएंगी, इसी तरह ही ये फ़र्क वो जो शुरू में आ गया वो एंड तक सेम रहेगा, ये बेतरतीबी नहीं आई। तो ये कांस्टेंट फेज़ डिफरेंस, ये 2 शर्तें हैं, ये अगर पूरी होंगी तो फिर जम के किसी एक जगह पे लगातार ब्राइटनेस और किसी एक जगह पे लगातार डार्क और फिर एक ब्राइट फिर डार्क, इस तरह से हमें पैटर्न नज़र आएगा। ये जो दोनों मैंने चीज़ें लिखी हैं, सेम वेवलेंथ वाली वेव्स 2 आपस में मिलेंगी, ऐसी वेव्स को हम मोनोक्रोमैटिक वेव्स कहते हैं। मोनोक्रोमैटिक, सेम वेवलेंथ वाली, एक सिंगल वेवलेंथ वाली, क्रोमैटिक। और जिनका कांस्टेंट फेज़ डिफरेंस हो उनको हम कोहेरेंट कहते हैं। कोहेरेंट उर्दू में यूँ समझिए कि इसको हम आहंग भी कह सकते हैं, एक लिहाज से ये लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, कोहेरेंट। मोनोक्रोमैटिक सिंगल कलर या सिंगल वेवलेंथ वाली, तो ये 2 शर्तें पूरी होंगी बेसिकली, तो हमें डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस जो है हमें मिलेगी। पढ़ते हैं जिसको कहता है, ये मैंने पहली बात तो कर ली थी कि रैंडम एमिशन ऑफ लाइट की वजह से बहुत मुश्किल है ऑब्ज़र्व कर पाना कि यहाँ जम के ब्राइट और यहाँ बिल्कुल लगातार डार्क फ्रिंज बनी या डार्क स्पॉट बना, तो ये इजी नहीं होता ऑब्जर्व होना इंटरफेरेंस का ड्यू टू रैंडम एमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम ए सोर्स। लेकिन द फॉलोइंग मस्ट बी मेट इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द फिनोमेनन। ये इंटरफेरेंस का फिनोमेनन ऑब्जर्व हो, डिटेक्ट हो, उसके लिए ये हमें चीज़ें करनी है। पहला क्या, द इंटरफियरेंस, नहीं लफ्ज़ बच्चे सही कर लीजिएगा, इंटरफियरिंग जो आपस में इंटरफियर कर रही हैं, इंटरफियरेंस जिनकी हो रही है, द इंटरफियरिंग बीम्स, वो जो 2 शुआएँ आई हैं जो इंटरफियर कर रही हैं, मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक।
दैट इज़ यानी कि ऑफ ए सिंगल वेवलेंथ, ये भी मैंने बताया आपको। और दूसरा है कि इंटरफियरिंग बीम्स जो आपस में इंटरफियर हो रही हैं ऑफ लाइट, जो शुआएँ इंटरफियर हो रही हैं, मस्ट बी कोहरेंट भी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक भी हो कोहरेंट भी हो। और कोहरेंट सोर्सेज कौन से होते हैं वेव्स के? ऐसे सोर्सेज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स जिनकी सेम वेवलेंथ है ऑफ लाइट विच एमिट वेव्स हैविंग ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड कोहरेंट सोर्सेज। ये बातें भी यहाँ मैंने समझाई, ये बात यहाँ, और ये मैंने यहाँ भी बताया, ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो ऐसी मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज लाइट के जिनकी सेम वेवलेंथ वाली लाइट खारिज होती है, जिनमें से हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड कोहरेंट सोर्सेज। इस बात की मजीद वजाहत अगले टॉपिक में भी बाय द वे आ जाएगी, वो जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो और अच्छा बेहतर क्लियर हो जाएगा। तो ये दो शर्तें हैं, कंडीशंस फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस, जिसकी थोड़ी सी मैंने वजाहत कर दी। आगे लास्ट हेडिंग इस इंट्रोडक्शन टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वो है मेथड टू प्रोड्यूस कोहरेंट सोर्सेज। और इसी के तहत फिर एक छोटा सा ये नोट भी समझिए, इसी के तहत ही है, ये जो अगला हमने यहाँ पे ये फिनिश हो जाएगा। मेथड टू प्रोड्यूस कोहरेंट सोर्स, कोहरेंट सोर्सेज पैदा करने का तरीका बच्चों क्या है? तो तरीका कुछ यूँ है कि हम जो यहाँ उसने बयान किया, जो अगले लॉन्ग क्वेश्चन में शुरू में ही हम दोबारा से देखने वाले हैं, वो ये है कि पीछे से कहीं से लाइट आ रही थी, लाइट पीछे से कहीं से आ रही थी, और हमने उसके रास्ते में एक पर्दा, एक स्क्रीन, एक पर्दा खड़ा कर दिया और उसके अंदर छोटा सा एक सुराख कर दिया। पतला सा सुराख, आमतौर पर यूँ अगर कट लगा दें, इस तरह से लंबा सा कट लगा दें, जैसे कैंची से कट लगा दिया, यूँ लंबा थिन रेक्टेंगुलर इस तरह का जो सुराख है, उसको आमतौर पर स्लिट कहते हैं। आइंदा ये लफ्ज़ अमूमन यूज़ करेंगे हम। तो इस तरह का एक सुराख फ़र्ज़ कीजिए रख दिया, आमतौर पे ये स्लिट तंग सी पट्टी की शक्ल में सुराख होता है, स्लिट कहते हैं उसको। अच्छा, लाइट आई थी तो इस स्लिट एस में से होके वो यूँ इस तरह से यूँ बाहर को निकली, यूँ फैल के, जैसे कि आपको पता सुराख में से यूँ लाइट बाहर को निकलती है। और उसके आगे फिर बच्चों आपने एक और पर्दा खड़ा कर दिया और उस पर्दे में दो स्लिट्स खड़ी कर दी, दो सुराख खड़े कर दिए। इनमें से किसी एक का नाम रख लें अगर S1 और दूसरे का S2। अब ज़रा गौर करें, एक ही ओरिजिनल ये स्लिट थी, पीछे से जो लाइट, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट थी बाय द वे, यानी सिंगल वेवलेंथ वाली मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, सिंगल लैम्डा वाली। सारी जितनी भी लाइट की वेव्स हैं सेम वेवलेंथ है। और एक तो ये सुराख है, और इस सुराख में से फिर आगे ये जो लाइट गई है उसको फिर दो सुराखों में से गुजारा। अब इसी एक ही ओरिजिनल बीम ऑफ लाइट में से यहाँ से दो बीम्स निकली, ये एक तो ये वाली बीम, जिसको मैं चलिए यूँ ग्रीन कलर से इस तरह से दिखा, इसका ये इलाका ये मैंने शेडेड कर दिया, ये वाली बीम, और दूसरी ये वाली बीम जिसको मैंने ये रेड कलर से दिखा दिया, ये वाला उसका इलाका है। तो ये दो बीम्स निकली हैं। अब बच्चों ये जो दोनों शुआएँ हैं, ये दोनों यकीनन आपस में, ये जो दोनों शुआएँ हैं, ये जो S1 और S2 दो स्लिट्स यानी दो सुराखों से निकली हैं, ये दोनों स्लिट्स यकीनन मोनोक्रोमेटिक वेव्स आगे भेज रही हैं सेम डायरेक्शन में, इसमें से भी उधर को, इसमें से भी उधर को। क्यों मोनोक्रोमेटिक है? क्योंकि जो शुरू में सिंगल वेवलेंथ वाला एक लाइट सोर्स था, एक ही सोर्स के दो सब सोर्सेज बनाए हैं, एक ही सोर्स से दोनों लाइट ले रही हैं, तो ऑफकोर्स दोनों की वेवलेंथ सेम ही होनी है, और दोनों का वेवलेंथ भी सेम है, और दोनों का सेम फेज़ भी है। ये सेम फेज़ क्यों है? ये बात लॉन्ग क्वेश्चन अगला जो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इनफैक्ट ये उसकी पहली डायग्राम भी है। हम इसकी डिटेल थोड़ी अगले लेक्चर में बाद में बयान करने वाले हैं कि इनका सेम फेज़ क्यों है। तो सेम वेवलेंथ तो है लेकिन फेज़ भी सेम है, इसीलिए ये दोनों स्लिट्स जो हैं S1 और S2 ये कहलाती हैं कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। यही बात आपके यहाँ पे लिखी है। याद रखेगा कि जब एक ही सोर्स से दो सब सोर्सेज बनेंगे तो आपस में कोहेरेंट होंगे, जिनका सेम फेज़ होगा वो कोहेरेंट होंगे, या सेम फेज़ होगा या फेज़ का कोई डिफरेंस हुआ तो कांस्टेंट फेज़ डिफरेंस होगा, चेंज नहीं होगा बार बार। सेम फेज़ हो या फेज़ डिफरेंस कांस्टेंट हो तो कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज हैं। तो मेथड टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेज में कहता है एक कॉमन मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग टू कोहेरेंट लाइट बीम्स इज टू यूज ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स टू इल्यूमिनेट ए स्क्रीन, पर्दा, इल्यूमिनेट करना, रोशन करना, कंटेनिंग टू स्मॉल होल्स यूजुअली इन द शेप ऑफ स्लिट्स। इसी की बात कर रहा है ये वाला पर्दा, इसमें दो स्लिट्स, दो सुराख हैं, ये हमने इस्तेमाल की। मोनोक्रोमेटिक वेव आई थी, जो लाइट की रे आई थी, जो दोनों सुराखों पर आके पड़ी है। तो इस मोनोक्रोमेटिक लाइट ने इल्यूमिनेट किया, रोशन किया इन दोनों स्लिट्स को।
द लाइट इमर्जिंग, जो नमूदार होगी, बाहर निकलेगी फ्रॉम द टू स्लिट्स, इज़ कोहरेंट, वो कोहरेंट होगी, जो दोनों स्लिट से निकलेगी ये आपस में कोहरेंट होगी। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये ग्रीन और ये रेड कलर दिखाया कि ये एक बीम है या दूसरी है, वरना ये ना समझिएगा कि ये ग्रीन लाइट है ये रेड लाइट है, इन दोनों का सेम कलर है। ये सिर्फ बात समझाने के लिए दिखाया कि ये यहाँ तक एक बीम है और यहाँ तक दूसरी है। ये रेड लाइट और ग्रीन लाइट नहीं है, ये सिर्फ आपको शेडेड करके दिखाया कि ग्रीन इलाका एक बीम का और रेड इलाका एक बीम का। ये ज़रा कहीं गलती ना कीजिएगा कि ये ग्रीन लाइट और ये रेड लाइट है, नहीं, ये सिर्फ मैंने समझाया। और इस इलाके में कहीं दोनों मिक्स भी हो रही हैं, ग्रीन और रेड यहाँ मिक्स हो रही हैं, इसी इलाके में इंटरफेरेंस होगी। ये अगला टॉपिक हम बाद में कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो क्या कह रहा था कि द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द टू स्लिट्स इज़ कोहरेंट, जो दोनों स्लिट्स में से निकलेगी कोहरेंट होगी, हम आहंग होगी, एक जैसी वेवलेंथ और सेम फेज वाली होगी। क्यों? बिकॉज ए सिंगल सोर्स प्रोड्यूसेस द ओरिजिनल बीम एंड द टू स्लिट्स सर्व ओनली टू स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स। तो इसने ओरिजिनल बीम पैदा की, एक स्लिट ये जो एस थी, एस कह लें या एस नॉट कह लें, यूँ भी कह सकते हैं किताब पे, एस नॉट यानी ओरिजिनल एक ये स्लिट थी, इसने एक सिंगल बीम पैदा की और अगले दोनों स्लिट्स ने सिंपली उसके दो हिस्से बना दिए। तो इस तरह वो दोनों कोहरेंट होंगे। और नोट की हेडिंग इसकी जी, वो क्या कहता है? वो कहता है कि वो जो आपने पीछे पढ़ा है कल, वो जो आपने टॉपिक पढ़ा था हाइजन प्रिंसिपल का, तो उसमें आपने देखा था, ये देखिए मैं आपको दिखा भी दूँ, ये एक वेव फ्रंट है, ये अगला वेव फ्रंट है। बच्चों वेव फ्रंट होता ही भला कौन है? वेव फ्रंट वो सरफेस होती है जिस पे तमाम पॉइंट्स का सेम फेज़ हो, सेम फेज़ वाले पॉइंट्स, ये डेफिनीशन। तो फिर इसका मतलब है ये जो तमाम पॉइंट सोर्सेज हैं, एक वेव फ्रंट के तमाम पॉइंट जो सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्सेज हैं, ये भी फिर आपस में कोहेरेंट सोर्स हैं, क्योंकि आपस में इन फेज़ हैं, सारे इकट्ठे ही क्रेस्ट और ट्रफ खारिज करते हैं। इसने क्रेस्ट खारिज किया तो इसने भी क्रेस्ट, इसने ट्रफ खारिज किया तो उसने भी ट्रफ, इकट्ठे ही सेम फेज़ की हालत में। तो ये पॉइंट्स ऑन ए हाइजन वेव फ्रंट आर ऑल्सो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। यही लिखा है, द पॉइंट्स ऑन ए हाइजन वेव फ्रंट विच सेंड आउट सेकेंडरी वेवलेट्स आर ऑल्सो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ये भी बड़ा अहम पॉइंट है MCQ वगैरह के लिए। लें जी, ये काफ़ी है आपका, कल इंशाल्लाह ये लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।